मूवी के स्टार्ट में हम एक एलिफेंट को देखते हैं जिसका नाम हॉटन था। हॉटन एक जंगल में बहुत एंजॉय कर रहा था। यहाँ पर एक पॉन्ड था जिसमें हॉटन बात ले रहा था। अचानक से हॉटन को फील होता है कि उसने कोई आवाज सुनी है, बट यहाँ पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। हॉटन को लगता है कि शायद पॉन्ड में नहाने से उसके कानों में पानी चला गया है। हॉटन जंगल के बाकी सारे जानवरों के साथ खेल रहा था और उसकी नेचर की वजह से हर कोई उसके साथ बहुत एंजॉय करता था। इस जंगल में एक कैंगरू थी जो कि समझती थी कि वो इस जंगल पर राज करती है और वो अपने बच्चे को भी हॉटन से दूर रखती थी। उसे लगता था कि हॉटन जंगल के सारे जानवरों के बच्चों पर अच्छा असर नहीं रखता। हॉटन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था कि उसे फिर से लगता है जैसे उसने कोई आवाज सुनी, जैसे कोई उसे आवाज दे रहा हो। हॉटन अब देखता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है और उसे पता चलता है कि ये सारी आवाज एक बहुत ही छोटे से दाने के ऊपर से आ रही थी। हॉटन अब उड़ते हुए उस दाने का पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वो बहुत कोशिश करता है कि किसी तरीके से इस दाने को पकड़ ले, पर जैसे ही वो दाना हॉटन के पास आता था वो फिर से कहीं उड़कर और दूर चला जाता था। यहाँ पर उसके पीछा करते करते हॉटन बहुत ज्यादा थक जाता है। यहाँ तक कि रास्ते में बहुत सारे जानवर भी ये देखते हैं कि हॉटन क्या कर रहा है और ऐसा पीछा करते करते वो उसी पॉन्ड के पास पहुंच जाता है। इससे पहले कि वो दाना हॉटन की पहुंच से दूर होता, वो एक क्लोवर फ्लावर पकड़ता है और उसके ऊपर उस दाने को सेटल कर लेता है। हॉटन इस दाने को बहुत ध्यान से देख रहा था और सोच रहा था कि ये आवाज दोबारा कब आएगी। कि इतनी ही देर में वो कैंगरू यहाँ पहुँच जाती है और हॉटन से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। हॉटन कैंगरू को बताता है कि उसे इस छोटे से दाने में से आवाज आ रही है। ये बात सुनकर कैंगरू को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे पहले ही हॉटन बहुत बुरा लगता था। हॉटन उसे बताता है कि यहाँ पर मुझे ऐसी आवाज आ रही है जैसे मुझसे कोई मदद मांग रहा हो। कैंगरू कहती है कि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई इतना छोटा हो कि एक छोटे से दाने पर रहे। हॉटन उसे बताता है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि उसे लगता है कि इस छोटे से दाने पर बहुत सारे लोग रहते हैं। कैंगरू हॉटन की इस बात पे बहुत हंसती है और उसे बताती है कि तुम ऐसी बातें करके जंगल के सारे लोगों को परेशान कर रहे हो और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि जंगल के बच्चों पर हॉटन की ऐसी बातों का असर हो। हॉटन कैंगरू को बताता है कि हो सकता है हम जहाँ रहते हैं वो भी किसी के लिए एक छोटा सा दाना हो। अब इतनी फिलॉसफी वाली बातें तो कैंगरू को समझ नहीं आनी थी। वो हॉटन को धमकी देती है कि अगर ऐसे ही वो बातें करता रहा तो हो सकता है कि हॉटन को जंगल से निकालना पड़े, जिसके बाद वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। हॉटन तो फिर से उस दाने को देखने लगता है और यहाँ पर ऊंचा सा हेलो कहता है ताकि जो भी लोग उस दाने पर रह रहे हैं उन्हें हॉटन की आवाज आ जाए। और अब हम देखते हैं कि उस दाने पर सच में एक दुनिया बस रही है। यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे से लोग थे। इस सिटी का नाम हूविल था और यहाँ पर रहने वाले लोगों को हूज कहा जाता था। हूविल का एक मेयर था जिसकी बहुत सारी बेटियां थी और उसकी लाइफ इतनी बिजी थी कि हर बेटी के लिए उसके पास बहुत ही थोड़ा सा टाइम था। इस मेयर का सिर्फ एक बेटा था जिसका नाम जोजो था और मेयर चाहता था कि उसके बाद जोजो ही इस टाउन को संभाले। जोजो को इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसी वजह से वो अपने डैड के साथ कुछ खास टाइम स्पेंड नहीं करता था क्योंकि हर टाइम मेयर बस यही बातें करते रहते थे कि उसने फ्यूचर में जाकर मेयर ही बनना है। दूसरी तरफ हम हॉटन को देखते हैं। उसके पास एक माउस आता है जो कि हॉटन का बेस्ट फ्रेंड था। यहाँ पर हॉटन उस माउस को बताता है कि कैसे उसके पास एक छोटा सा दाना है जिस पर पूरी दुनिया बस रही है। ये माउस जब ये सारी बात सुनता है तो वो हॉटन से कहता है कि मैं तुम्हारी हर बात पर यकीन करता हूँ और जो भी हो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, बट अगर तुम ऐसी ही बातें करते रहे तो जंगल के सारे जानवरों को लगेगा कि तुम पागल हो गए हो। इसके बाद वो हॉटन को कहता है कि अब दोबारा ऐसी बात किसी और के सामने ना करना और हॉटन उससे प्रॉमिस करता है कि ये सारी बातें वो किसी से नहीं करेगा। जिसके बाद वो माउस वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद हॉटन के पास जंगल के कुछ और जानवर आते हैं। हॉटन बहुत कोशिश करता है कि उनके सामने कुछ न बोले, बट हॉटन से उसकी एक्साइटमेंट रोकी नहीं जाती और वो सबको बता देता है कि कैसे उसके फ्लावर के ऊपर एक छोटा सा दाना है और उसके ऊपर एक पूरी दुनिया। हॉटन यहाँ पर अपनी एक्साइटमेंट में इतना हिल रहा था कि इस सारी बात का इफेक्ट तो हूविल पर भी था। यहाँ पर मेयर नोट करता है कि कैसे आसपास की चीजें अचानक से हिलने लगती हैं और कभी मौसम चेंज हो जाता है और उसको समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। परेशान होकर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और बताता है कि कैसे उसे सिटी में कुछ अजीब फील हो रहा है। यहाँ पर हूविल में एक नई सेलिब्रेशन होने वाली थी और प्रेसिडेंट चाहता था
कि ये सेलिब्रेशन किसी भी तरीके से रुके नहीं। मेयर के कहने के बावजूद वो प्रेसिडेंट इस बात से रुकता नहीं है और मेयर से कहता है कि परेशानी की कोई बात नहीं और सेलिब्रेशंस किसी भी तरीके से डिले नहीं होनी चाहिए। मेयर इन सारी बातों को सुनने के बाद अपने ऑफिस में वापस आ जाता है, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसे प्रेसिडेंट बहुत बुरा लग रहा था। उसके ऑफिस में प्रेसिडेंट की एक पिक्चर भी लगी थी। अब गुस्से में आकर मेयर एक स्टेपलर उठाता है और गुस्से में उस पिक्चर की तरफ फेंकता है, बट ये स्टेपलर वापस आके मेयर के मुंह पर ही लगता है, जिसके बाद दर्द की वजह से मेयर बहुत जोर से चिल्लाता है और ये चीख जाकर हॉटन सुन लेता है। इस बार जब हॉटन उसे हेलो बोलता है तो ये आवाज मेयर को भी सुनाई देती है और मेयर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो ढूंढने की कोशिश करता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। एक स्पीकर उठाकर जब वो अपने टेरेस पर जाता है तो उसे पता लगता है कि पास में ही एक पाइप है जिसमें से आवाज आ रही है और मेयर वो स्पीकर उस पाइप के साथ लगा देता है, जिसके बाद वो हॉटन से बातें करने लगता है। हॉटन अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि कैसे अब मेयर की पूरी दुनिया एक छोटे। मेयर हॉटन को कहता है कि उसे किसी बात पर यकीन नहीं और अगर ऐसा ही है तो हॉटन उसे प्रूव करके दिखाए। हॉटन अब काफी सोचने के बाद इस फूल को लेकर चलता है एक दरख्त के नीचे। जैसे ही वो शेड के नीचे आता है हूविल पर अंधेरा छा जाता है। ऐसे लगता है कि जैसे फौरन रात हो गई और जैसे ही वो ये फूल लेकर ट्री से बाहर निकलता है तो फिर से दिन हो जाता है और ये काम बार बार करने से हूविल में कभी दिन हो रहा था और कभी रात। अब इस बात के बाद मेयर को यकीन तो हो गया और उसकी परेशानी और ज्यादा बढ़ गई थी। घबरा के फौरन मेयर अपनी साइंटिस्ट के पास पहुंचता है और उसे पूछता है कि अगर उनका पूरा हूविल एक छोटे से दाने पर टिका हो तो क्या होगा। जिसके बाद वो साइंटिस्ट मेयर को बताती है कि इस तरह तो हमें बहुत सारी डिफरेंट चीजें एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी, जैसे कि कभी मौसम फौरन बदल जाएगा या फिर दिन रात अजीब होने लगेंगे। इसके साथ ही साइंटिस्ट ये भी बताती है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो एक दिन हूविल तबाह भी हो सकता है। अब ये बात सुनकर तो मेयर की नींद उड़ गई। वो फौरन वापस जाता है और हॉटन से कहता है कि क्या वो उसकी हेल्प कर सकता है, जिसके लिए तो हॉटन फौरन रेडी हो जाता है। मेयर हॉटन से कहता है कि अगर उनकी दुनिया सच में एक छोटे से दाने पर टिकी है तो उसे किसी ऐसी जगह पर जाकर रखना होगा जहाँ पर उनकी दुनिया सेफ रह सके। अब हॉटन अपने आसपास हर जगह देखता है और दूर एक बहुत बड़ा सा माउंटेन दिखाई देता है जिसमें एक केव था और हॉटन समझ जाता है कि यहाँ पर ही हूविल सेफ रहेगा। जिसके बाद वो इनको लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में और भी बहुत सारे एनिमल्स आते हैं और उन सब ने भी अपने हाथों में एक एक फूल पकड़ा हुआ था और वो हॉटन से कहते हैं कि जैसे हॉटन के पास फूल के ऊपर एक पूरी दुनिया है, उनके भी फूलों पर एक एक दुनिया खड़ी है। इस तरह से कैंगरू के बेटे ने भी अपने हाथ में एक फ्लावर लिए हुए था, जिसको देखकर कैंगरू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो समझ आती है कि हॉटन का तो कोई बंदोबस्त करना ही होगा। कैंगरू गुस्से में हॉटन के पास जाती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि ये सारी बातें बच्चों के सामने नहीं करनी। अब देखो बच्चों के ऊपर कितना बुरा असर पड़ रहा है। जिसके बाद हॉटन उसे समझाता है कि मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। कैंगरू से कहती है कि अपने हाथ में पकड़ा हुआ फूल मुझे दे दो, बट हॉटन उसे मना करता है और साथ ही फौरन वहाँ से भाग जाता है। अब हॉटन को पता था कि उसे जल्द से जल्द इस छोटे से दाने को किसी सेफ जगह पर पहुंचाना ही होगा। हॉटन जब जंगल में आगे पहुंचता है तो उसके सामने एक ब्रिज आता है जो कि लकड़ी का बना था और बिल्कुल भी मजबूत नहीं लग रहा था, बट अगर वो उस माउंटेन तक पहुंचना चाहता था तो उसे ये ब्रिज क्रॉस करना ही था। अब हॉटन उस ब्रिज को क्रॉस करने लगता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है हॉटन के वजन की वजह से वो ब्रिज टूटने लगता है। हॉटन जल्दी जल्दी में मुश्किलों से वो ब्रिज क्रॉस कर लेता है, बट इस सब के बीच में क्योंकि वो इतना हिल रहा था हूविल का तो हाल ही बुरा था। चीजें यहाँ वहाँ गिर रही थी और शहर पूरे तरीके से हिल रहा था। मेयर फौरन से अपने घर जाता है और अपने बेटे जोजो को कहता है कि घर में जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो कि नीचे गिर सकती हैं उनको उतार के सेव करके रख ले। यहाँ पर ये सारी हरकतें देखकर मेयर की मिसेस को बहुत ज्यादा डर लगता है और वो मेयर के लिए परेशान भी हो रही थी कि क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। अब जैसे ही रात होती है तो मेयर अपने घर की छत पर पहुंच जाता है और वो वहाँ पर हॉटन से बात करने गया था। वो हॉटन से पूछता है कि क्या हम उस केव तक पहुँचे हैं। हॉटन उसे बताता है कि परेशान ना हो, वो किसी भी तरीके से उन्हें उस केव तक पहुँचा कर ही रहेगा। अब इससे पहले कि वो मजीद कोई बात करता मेयर की मिसेज उसे नीचे बुला लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैंगरू एक वल्चर के पास पहुँचती है और उसे कहती है
कि अब हॉटन का खात्मा कर लिया जाए और किसी भी तरीके से उस फ्लावर को हॉटन से लेकर दूर कर दिया जाए। अब हम देखते हैं कि हॉटन को काफी नींद आ रही थी, काफी रात थी, तो हॉटन सोने लगता है। उस जगह पर बहुत ज्यादा ठंड भी थी और इसी ठंड की वजह से हूविल में बर्फ पड़ने लगी थी। वहाँ की साइंटिस्ट मेयर के पास आती है और बताती है कि यहाँ का टेम्परेचर अब अजीब होता जा रहा है तो गर्मियाँ, पर यहाँ पर सडनली बर्फ पड़ने लगी है। मेयर फिर से हॉटन के पास जाता है और उससे बात करता है कि यहाँ पर समर्स में भी बर्फ पड़ रही है। हॉटन उसे बताता है कि जहाँ पर वो सोया था वहाँ पर काफी ठंड थी, जिसके बाद वो फूल के ऊपर थोड़ी सी हवा फेंकता है और उसकी मुंह की निकली हुई गर्म हवा से वहाँ की सारी बर्फ पिघल जाती है। लोग तो यहाँ पर परेशान हो ही रहे थे, बट मेयर रिलैक्स हो जाता है कि हॉटन हर चीज को ठीक कर लेगा। हॉटन मेयर से बातें कर रहा था कि उसे जंगल में से आवाज आती है। पहले तो हॉटन काफी डरता है, बट पता चलता है कि ये उसका बेस्ट फ्रेंड माउस है। माउस बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो हॉटन से आगे कहता है कि जंगल के सारे जानवर हॉटन के खिलाफ हो गए हैं। साथ ही साथ वो हॉटन को बताता है कि कैंगरू ने एक वल्चर उसके पीछे लगा दिया है और वो वल्चर हॉटन से ये फूल लेकर रहेगा। जिसके बाद हॉटन उसे बताता है कि उसे जल्द से जल्द इस फ्लावर को उस केव तक पहुंचाना होगा ताकि हूविल के लोग आराम से रह सके। हॉटन अब मेयर को बताता है कि उन्हें चाहिए कि अपने शहर के सारे लोगों को सेफ्टी का बोल दे, क्योंकि उनकी जान थोड़े खतरे में है। जिसके बाद हूविल का मेयर उसे बताता है कि यहाँ के लोग उस पर यकीन नहीं करते और प्रेसिडेंट तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से शहर। अचानक से यहाँ पर वो वल्चर पहुँच जाता है और हॉटन पे अटैक कर देता है। हॉटन उस वल्चर से बचने के लिए बहुत तेज भागने लगता है। अब उसके भागने की वजह से हूविल में तो एक अर्थक्वेक की तरह आ गया था, चीजें काफी गिरने लगी थी और लोग यहाँ वहाँ गिर रहे थे। हॉटन वल्चर से बचकर बहुत मुश्किलों से एक जगह पर पहुँचता है, जिसके बाद वो मेयर से कहता है कि क्या वहाँ के सब लोग ठीक हैं। मेयर देखता है कि उसके घर के बाहर बहुत सारे लोग आ गए हैं और हर कोई मेयर से जवाब मांग रहा था कि आखिर उनके शहर में हो क्या रहा है। जैसे ही मेयर उन लोगों को बताने लगा था कि उनकी जान खतरे में है, यहाँ पर प्रेसिडेंट पहुँच जाता है और बाकी सारे लोगों को कहता है कि परेशानी वाली कोई बात नहीं और सेलिब्रेशन की तैयारियां करते रहिए। अब इस बात से सारे लोग बहुत खुश होते हैं, बट मेयर यहाँ पर सबको समझाने की कोशिश करता है कि उन सबकी जान खतरे में है। वो साथ ही साथ सबको बता देता है कि कैसे उन सब की दुनिया एक छोटे से दाने पर अटकी है। इस बात से तो लोगों को मेयर पर कोई यकीन नहीं आ रहा था। साथ ही साथ मेयर की फैमिली भी बहुत एम्बैरस हो रही थी कि मेयर कैसी अजीब बातें कर रहा है। हॉटन अभी भी उस वॉल्चर से बच रहा था और इसी वजह से वो मेयर से कोई बात कर नहीं सकता था। मेयर अब हॉटन को आवाज देता है और कहता है कि यहाँ पर हूविल के सारे लोग मौजूद हैं और वो कोई भी बात करके इन सबको यकीन दिलाए कि कैसे ये सारी दुनिया एक छोटे से दाने पर बसी हुई है। पर यहाँ पर हॉटन कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि वो वॉल्चर उसके पीछे लगा था। इतनी खामोशी की वजह से लोग समझ आते हैं कि मेयर झूठ बोल रहा है और ऐसे ही इससे पहले कि हॉटन कुछ भी बोलता, वो वॉल्चर हॉटन के हाथ से उस फ्लावर को लेकर उड़ जाता है। जिसके बाद यहाँ पर हूविल में तो तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं। प्रेसिडेंट सबको कहता है कि बस ये मौसम ही चेंज हो रहा है और इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं और सेलिब्रेशंस बस चलती रहे। ये बात सुनकर लोग काफी खुश होते हैं और अपनी अपनी सेलिब्रेशंस में लग जाते हैं। दूसरी तरफ हॉटन अब उस वॉल्चर का पीछा करने लगता है क्योंकि उसका मिशन था कि किसी भी तरीके से हूविल को बचा कर रहेगा। वॉल्चर का पीछा करते करते हॉटन एक बहुत ऊंची सी क्लिफ पर पहुंच जाता है, जिसके एंड पर वो वॉल्चर बैठा था। उसके हाथ में वो फूल भी था और नीचे एक बहुत बड़ी सी फील्ड थी जहाँ पर बिल्कुल वैसे ही फूल लगे थे। अब वॉल्चर हॉटन को तंग करने के लिए वो फूल नीचे फेंक देता है। हॉटन भागता हुआ नीचे फूलों की फील्ड में पहुंचता है और देखता है कि अब उसके लिए वही वाला फ्लावर ढूंढना तो नामुमकिन है, लेकिन हॉटन हार नहीं मानता। वो एक एक करके सारे फूलों को देखता है कि कौन सा फूल है जिस पर हूविल टिका होगा। इसके साथ ही करते करते हॉटन काफी थक भी गया था और हार भी मानने वाला था, बट इससे पहले कि वो हार मानता, एक छोटा सा फ्लावर उड़ता हुआ उसके पास से गुजरता है और हॉटन देखता है कि उसके पर वही दाना है जिस पर हूविल है। हॉटन फौरन से उस फ्लावर को पकड़ लेता है और मेयर को आवाज देता है, पर यहाँ पर आगे से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। हॉटन बहुत ज्यादा अफसरदा हो जाता है और उसे लगता है कि शायद इसकी वजह से ही हूविल के सारे लोगों को शायद कोई नुकसान पहुंच गया है। अचानक से हॉटन को आवाज आती है मेयर की। यहाँ पर मेयर उसे कहता है कि अब बोलकर सबको अपने होने का एहसास दिलाओ। जब हॉटन बोलता है तो हूविल के सारे लोग हॉटन की आवाज को सुन लेते हैं और ऐसे ही उनको यकीन हो जाता है कि मेयर बिल्कुल सच बोल रहा था। साथ ही साथ मेयर की फैमिली को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है कि उनका मेयर पागल नहीं। हॉटन अब एक बार फिर से इस फूल को पकड़ के
उसी माउंटेन तक जाने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ जब कैंगरू को पता चलता है कि वॉल्चर का मिशन कामयाब नहीं हुआ, वो जंगल के सारे जानवरों को इकट्ठा करती है और सबको बताती है कि हॉटन की इन हरकतों की वजह से उनके बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। इन सारी बातों से जंगल के जानवरों को भी गुस्सा आता है और कैंगरू कहती है कि अब हम सबको चलकर हॉटन को इस जंगल से निकाल देना चाहिए ताकि हमारे बच्चों पर कोई बुरा असर ना हो। और ऐसे ही सारे हॉटन के पास अब जंगल के सारे जानवर आ जाते हैं और हर कोई हॉटन को घेर लेता है। जिसके बाद कैंगरू हॉटन से कहती है कि वो ये फूल उस कैंगरू को दे दे। अगर उसने ऐसा ना किया तो वो हॉटन को एक केज में बंद कर देगी। हॉटन हूविल के मेयर से कहता है कि वो आवाज निकाले ताकि जंगल के जानवर भी उसे सुन सके। हूविल का मेयर सारे हूविल्स को कहता है कि मिलकर शोर मचाया जाए ताकि जंगल के जानवर सुन सके। सब मिलकर बहुत ज्यादा शोर मचाने की कोशिश करते हैं, बट ये सारा शोर भी काफी नहीं था क्योंकि ये किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उस फ्लावर में से अभी तक कोई आवाज नहीं आई थी। जंगल के सारे जानवरों ने हॉटन को पकड़ लिया था और एक केज में भी बंद कर दिया था। दूसरी तरफ अब वो फ्लावर कैंगरू के हाथ में था। मेयर देखता है कि जोजो उसका बेटा भागकर अपनी लैब की तरफ गया है। ये एक सीक्रेट सी लैब थी जहाँ पर जोजो जाकर अपना टाइम स्पेंड करता था। जब मेयर उस लैब के अंदर जाता है तो देखता है कि जोजो ने बहुत सारा इक्विपमेंट बनाया है और ये सारा इक्विपमेंट बहुत सारी आवाज बना सकता था। मेयर अपने बेटे जोजो के साथ इन सारी मशीन्स को ऑन करता है ताकि हूविल में होने वाली सारी आवाजों को एम्पलीफाई किया जा सके और ये आवाज बाहर हॉटन और बाकी जानवरों तक पहुंच सके। जंगल के जानवरों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कैंगरू एक गरम पॉट मंगवाती है जिसमें पानी बॉईल हो रहा था और उसका प्लान था कि ये फ्लावर उसमें गिरा देगी। अब इससे पहले कि वो फ्लावर इसमें गिराती, हूविल की आवाज अब बाहर आने लगी थी और इससे पहले कि वो फ्लावर पानी तक पहुंचता, कैंगरू का बेटा उस फ्लावर को बचा लेता है और वो सबको कहता है कि मुझे इसमें से आवाज आ रही है और ऐसे ही सबको उसमें से आवाज आने लगी थी। जंगल के सारे जानवर ये आवाज सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हुए थे और हैरान भी, जिसके बाद कैंगरू का बेटा वो फ्लावर लेकर हॉटन के पास जाता है। उसे केज से खोलने के बाद ये फ्लावर हॉटन को दे देता है। हॉटन अब हूविल के मेयर को आवाज देता है और कहता है कि उसका मिशन कामयाब। हूविल के सारे लोग अब सेलिब्रेट करने लगते हैं, जिसके बाद हॉटन उनको यकीन दिलाता है कि अब तो वो सब सेफ ही हैं। दूसरी तरफ जंगल के सारे जानवर सेलिब्रेट कर रहे थे कि हॉटन बिल्कुल ठीक कह रहा था और इस सब के बाद कैंगरू बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और उसे यकीन था कि इसके बाद तो कैंगरू को कोई पसंद नहीं करेगा। वो वहाँ से जाने लगी थी, बट हॉटन उसे रोक लेता है और कहता है कि हमें मिलकर इस फ्लावर को एक सेफ जगह पर रखना है। इसी तरह से एंड पर आकर सारे जानवर मिलकर उस हूविल के छोटे से दाने को उसी केव में जाकर रख देते हैं और इसी तरह से हैप्पीली मूवी एंड हो जाती है।